नमस्कार, मैं हूं तुलिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज लगभग 1 साल के बाद मैं आपसे जुड़ रही हूं और इस लंबे अंतराल के बाद जो ये मुलाकात है, अब उम्मीद है कि ये जारी रहेगी हर हफ्ते। और इसके पीछे की वजह जो है वो मैं आपको राहत इंदौरी साहब के 2 लाइनों के माध्यम से बताना चाहूँगी। बड़ी खूबसूरत लाइनें राहत इंदौरी साहब ने कही थी। उन्होंने कहा था, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? जरा पता तो करो, चुनाव है क्या? तो हमारे मुलाकात की ये जो ख़ास वजह है, ये इसलिए है क्योंकि सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है और हम जैसे लोग जो घर में बैठे अपने दिनचर्या के कामों में बिजी रहते हैं, उनके लिए कुछ चटपटी खबरें तो होनी चाहिए। तो उन खबरों के साथ मैं आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। ये वो खबरें हैं जो सियासत में और जो राजनीतिक गलियारों में और जो बिहार में तैर रही है। और अगर सियासी पारे की बात करें तो अपने देश में इस वक्त सियासी पारा बहुत चरम पे है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा की चुनाव जो है वो फरवरी पहले हफ्ते में होने वाली है और इसके साथ ही 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। दिसंबर से ही हालांकि ये यात्रा शुरू हुई है और अब बिहार के विभिन्न जिलों तक पहुंच चुके हैं। तमाम वायदे किए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों की जो योजनाएं हैं वो लोगों को बताई जा रही हैं, शिलान्यास किए जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। और जो भी वायदे किए जाते हैं उस पर कैबिनेट जो है वो लगातार मुहर भी लगा रही है। कल की बात करें तो खगड़िया में थे नीतीश कुमार और उन्होंने वहाँ पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की बात कही। साथ ही साथ 12 लाख लोगों को इस साल तक नौकरी देने का वायदा भी नीतीश कुमार ने किया। और शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षा में सुधार की बात भी उन्होंने कही। तो लगातार जो है तमाम तरीके के लॉलीपॉप जो है वो जनता के बीच बांटे जा रहे हैं। लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो नीतीश कुमार की तरफ जा सके। लेकिन नीतीश कुमार किसकी तरफ है, ये सवाल जो है वो लगातार सियासी गलियारों में पहुंच रही है। और जो विरोधी दल है जो इस वक्त नीतीश के साथ नहीं है, वो लगातार ये इल्ज़ाम नीतीश पर लगा रहे हैं कि उनकी कोई स्थिरता नहीं है। पलटू राम के नाम से सियासी गलियारों में आजकल नीतीश कुमार मशहूर हैं। एक वक्त था जब सुशासन बाबू के नाम से सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता था और पिछले कुछ समय की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, अब उनका नाम जो है सुशासन बाबू से हटकर पलटू राम हो गया है। और लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। खगड़िया में कल नीतीश कुमार अपनी इस वेदना से जूझते हुए भी नजर आए। उन्होंने लोगों के बीच यहाँ तक कहा कि पार्टी के कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, कुछ लोगों के बातों में आकर उन्होंने 2 बार अपनी स्थिति जो है, राजनीतिक स्थिति जो है, गठबंधन जो है वो इधर से उधर किया। लेकिन अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। यानी आगे का जो समय है वो एनडीए के साथ रहकर बिहार के विकास की और लोगों के विकास की बात वो करते रहेंगे। इधर जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर 15 दिनों के अनशन के बाद कल उन्होंने अपने अनशन को तोड़ा और इसके साथ ही साथ अब सत्याग्रह करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आगे अब अपनी बातों को रखेंगे, साथ ही साथ मानवाधिकार आयोग के पास भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था गांधी मैदान में, आपको पता ही होगा कि 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं और उन छात्रों कुछ छात्र कर रहे हैं। उन छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर आए थे और गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे उन्होंने अनशन का कार्यक्रम रखा था, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें वहां से हटा दिया, क्योंकि गर्दनी बाग जो इलाका है जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, पुलिस का कहना था कि वहां जाकर धरना प्रदर्शन प्रशांत किशोर कर सकते हैं। और इस बात से नाराज उन्होंने पहले अनशन किया था, 15 दिनों के अनशन को कल तोड़ा और अब वो सत्याग्रह के मार्ग पर चलेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और इसके साथ ही साथ मानवाधिकार में भी पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। इधर पुलिस वाले जो है वो जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस परेड है उसके कार्यक्रमों की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं और विभिन्न विभागों की झांकियां इस दिन निकाली जाने वाली हैं। तो जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी तल्लीनता के साथ काम में लगे हुए। हालांकि कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आज के अखबार में थी।
8वें वेतन आयोग का गठन हो गया है, जो ये डिसाइड करेगी कि वेतन बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए। जाहिर तौर से बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि फैसला भी उन्हें ही लेना है और हित भी उनका ही है। तो हर बार वेतन बढ़ोतरी की जो मांग होती है उसमें आयोग तो अच्छी सिफारिशें करता है। और इस बार की अगर बात करें तो 7वां वेतन आयोग अभी चल रहा है। 2014 में ये आयोग आया था और 2016 से इसकी सिफारिशें लागू हैं। केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनको 18 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में जो अधिकारी आते हैं उनकी आय लगभग 18,000 के आसपास होती है, जो 8वें वेतन आयोग के बाद जो अगर ये लागू होगा या फिर इसकी जो सिफारिशें आएंगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद उनकी जो वेतन होगी वो लगभग दुगुना 34,000 के आसपास बताई जा रही है। उसके साथ ही साथ 18वीं श्रेणी में जो लोग आते हैं जिनकी इस वक्त आय अधिकतम 2.5 लाख हो सकती है, वो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो आएंगी उसके बाद उनकी आय भी दुगुना लगभग 4.5 के आसपास होने की उम्मीद, 4.5 लाख होने की उम्मीद की जा रही है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। हालांकि आम जनता के लिए भी खबर है, आपके और हमारे लिए। जो परिवहन विभाग की खबरें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, वो ये कि परिवहन विभाग ने अब बिहार में भी इसको काफ़ी सख्ती के साथ लागू कर दिया है कि 15 साल पुराना जो वाहन है अब वो सड़कों पर नहीं चलेगा। यानी अभी से 15 साल पहले के समय को आप नोट कर लीजिए, और उससे पहले का अगर आपका वाहन है तो अब आपको उसे स्क्रैप करना पड़ेगा। और री रजिस्ट्रेशन जो 15 साल बाद, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 15 सालों का होता है, 15 साल के बाद अगर आपको फिर से वाहन चलाना है तो उसमें री रजिस्ट्रेशन करने की बात कही जाती थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। 15 साल पुराने वाहनों का री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और अगर सड़क पर वाहन जो चल रही है, अगर ट्रैफिक पुलिस या कोई अधिकारी जांच में ये पाता है कि ये वाहन 15 साल पुराना है तो आपको भारी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर अब बिहार में भी उन वाहनों के परिचालन पर रोक होगी जो 15 साल पुराने हैं। ये आदेश का पालन सरकारी वाहनों को भी करना होगा। वे वाहन जो अधिकारियों को ले आते हैं उनको भी इस आदेश का पालन करना होगा। और इसको लागू करने के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कि एक तो सड़क दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रही है, इन वाहनों पे नियंत्रण उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। दूसरा, प्रदूषण बहुत ज़्यादा इन वाहनों की वजह से होता है, जिसमें कमी के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि पटना भी एक बहुत प्रदूषित शहरों की फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है। और तीसरी वजह पर्यावरण की रक्षा बताई जा रही है। तो आज की खबरें जो आपके लायक हो, ज़रूरी हो, आज के लिए बस इतना है। कल फिर से एक बार फिर से आपके साथ होंगे। नमस्कार।